नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट नवंबर के लिए जीके का पार्ट 14 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 14 का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा है, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट। अगर मैं बात करता हूँ स्मॉलेस्ट प्लेनेट की, सबसे छोटे ग्रह की, तो है मरकरी, जिसको बुध के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूँ बुध ग्रह की, तो ये सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी जो बात है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, नियरेस्ट है सबसे सन के। अगर मैं बात करता हूँ डिटेल से सोलर सिस्टम की, तो यहाँ पे ऑप्शन में शुक्र भी दिया है, शुक्र जिसको वीनस कहा जाता है। अगर मैं शुक्र ग्रह की बात करता हूँ तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। दूसरी जो बात है, वो जो शुक्र ग्रह है, इसको पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह, वीनस जो है वो सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह भी, याद रखना, सबसे गर्म और सबसे चमकीला, हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट जो ग्रह है वो भी कौन सा है, शुक्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी कौन सा ग्रह है, तो वो है शुक्र। अगर सूर्य आएगा तो सूर्य के नज़दीक है बुध, और पृथ्वी आएगा तो शुक्र। अगर मैं मंगल की बात करता हूँ तो सोलर सिस्टम का ऐसा ग्रह जिसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, तो वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरी बात आपको ध्यान से सुनिए। फोबोस और डीमोस दो उपग्रह है, याद रखना, दो सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। किसके हैं, मंगल के। मंगल के दो सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस, ये भी याद रखना है। पृथ्वी, अगली जो मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ पृथ्वी की। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, और सोलर सिस्टम का एक ऐसा ग्रह जहाँ पे जीवन संभव है, वो है पृथ्वी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, वसंत विश्व किस दिन होता है, वर्नल इक्वेनेंस जो होता है वो किस दिन होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ वसंत विश्व की, तो ये 21 मार्च को होता है। वसंत विश्व तो 21 मार्च को होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में 21 जून भी दिया है, तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो 21 मार्च आ जाएगा। लेकिन 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को होता है समर सोलस्टाइस। समर सोलस्टाइस जो होता है वो 21 जून को होता है। और इंटरनेशनल योगा डे भी, वो भी 21 जून को ही मनाया जाता है। तो दोनों बातें याद रखना, समर सोलस्टाइस 21 जून और इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी 21 जून को ही मनाया जाता है। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। 22 दिसंबर यहाँ पे दिया है, 22 दिसंबर को होता है विंटर सोलस्टाइस। विंटर सोलस्टाइस होता है 22 दिसंबर को। और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, वानिकी दिवस, वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, वो 21 मार्च को होता है। 22 दिसंबर को एक तो होता है विंटर सोलस्टाइस, दूसरा होता है 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो दोनों बातें आपने ये याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जेट स्ट्रीम पाई जाती है यहाँ, देखिए जो जेट स्ट्रीम पाई जाती है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो जेट स्ट्रीम जो पाई जाती है वो शोभ सीमा के अंतर्गत पाई जाती है, शोभ मंडल के ठीक ऊपर, कहाँ पे, शोभ सीमा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसानदायी क्या है। देखिए सबसे ज़्यादा जो नुकसानदायी होगा वो टॉर्नेडो होगा। क्या होगा, टॉर्नेडो। टॉर्नेडो जो है वो यूएसए में राइज होते हैं, और ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायी होता है, सबसे ज़्यादा जो है ये डिस्ट्रक्ट करते हैं। साइक्लोन, साइक्लोन जो होते हैं वो हिंद महासागर में होते हैं। और जो टाइफून होते हैं, टाइफून कहाँ होते हैं, तो टाइफून चाइना रीजन में होता है। चाइना जो सी है यहाँ पे टाइफून होते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है विली विली। अगर मैं विली विली की बात करता हूँ तो ये नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के रीजन में होता है, याद रखना, नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं इनको कहते हैं विली विली। तो ये सारी नाम बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सी अपसादी शैल नहीं है, कि कौन सी अपसादी शैल नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ रॉक्स की, रॉक्स जो है वो 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे बोल रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी नहीं है, आग्नेय चट्टानें, अपसादी चट्टानें और कायंत्रित। तो सेडिमेंट्री रॉक्स को कहेंगे अपसादी चट्टान। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बेसाल्ट की, तो बेसाल्ट जो है वो एक इग्नियस रॉक्स है। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल, ये तीनों के तीनों जो है वो एग्जाम्पल है किसके, सेडिमेंट्री अपसादी चट्टानों की। तो राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। बेसाल्ट जो है वो एक कैसी चट्टान है, आग्नेय चट्टान है। तो बेसाल्ट, गैब्रो और ग्रेनाइट, ये तीनों के तीनों बेसाल्ट चट्टानों, जो बेसाल्ट, ग्रेनाइट और गैब्रो, ये तीनों के तीनों आग्नेय चट्टानों के इग्नियस रॉक्स के उदाहरण हैं। लेकिन अगर आएगा लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और शेल, ये तीनों के तीनों सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास तल को इस रूप से भी जाना जाता है, द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका आर नॉन एज। देखिए जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं अफ्रीका में, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको सवाना कहा जाता है, उनको कहा जाता है सवाना। अब स्टेपी यहाँ पे दिया है, स्टेपीज की अगर बात करता हूँ तो ये यूरेशिया जो रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं। पंपास, पंपार जो है वो अर्जेंटीना में होते हैं, पंपास। और डाउन्स जो ग्रासलैंड्स है वो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। और यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक भी देना चाहूँगा, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है वो सबसे नीचे है, डाउन में है, तो याद रखना डाउन्स घास के मैदान वहाँ पे पाए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। एलिफेंट दर्रा स्थित है। अगर एलिफेंट दर्रे की बात करते हैं तो एलिफेंट दर्रा जो है वो श्रीलंका में स्थित है।
उसी प्रकार भारत के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि जेलेपला दर्रा जो कि सिक्किम में है, नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में है, दोनों बहुत ज़्यादा टेट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। नीति दर्रा, माना दर्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा दर्रा भी है उत्तराखंड में, नीति दर्रा और माना दर्रा दोनों उत्तराखंड में। और एक और दर्रा है उत्तराखंड में जिसका जो नाम है वो है लिपू लेक। लिपू लेक से जो है वो मानसरोवर की यात्रा भी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा जैसे दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, और आपका तुजू दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। तो ये सारे दर्रे भी आपको पढ़ के जा। अगली क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ कि मौद्रिक तथा वित्तीय जानकारी के संग्रहण तथा प्रकाशन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मौद्रिक तथा वित्तीय जानकारी के संग्रहण के लिए जो उत्तरदायी होगा वो होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक जो ऑफ इंडिया जो है वो मौद्रिक और वित्तीय जानकारी के संग्रहण और प्रकाशन के लिए उत्तरदायी होगा। जो हमारी मौद्रिक पॉलिसी है वो आरबीआई के द्वारा ही अनाउंस की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गांधीयन अर्थव्यवस्था डैश के सिद्धांत पर आधारित है। जो गांधीयन जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रस्टशिप पे वर्क करती है, मतलब न्यायसीता इसको हम कहेंगे। तो गांधीयन अर्थव्यवस्था जो है न्यायसीता के सिद्धांत पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने याद रखना है। ट्रस्टशिप पॉलिसी जो है वो, इस पॉलिसी पे जो महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कहाँ पे हुआ था। देखिए ये वही है नरेगा के नाम से जिसको हम जानते हैं, इसको रोजगार गारंटी योजना भी कहेंगे। जो ये नरेगा आया था ना, नरेगा जो भारत में आया था, वो नरेगा जो एक्ट आया था सबसे पहले ये आया था 2005 में। 2005 में नरेगा एक्ट आता है भारत के अंदर। और इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इसको लॉन्च कर दिया जाता है 2006। तो नरेगा को 2006 में लॉन्च किया जाता है, और 2009 में नरेगा से इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाता है, मनरेगा। ये भारत के सबसे पहले किस राज्य में इसको जो है वो प्रारंभ किया जाता है, तो सबसे पहले इसको महाराष्ट्र राज्य में प्रारंभ किया जाता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आप टेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। तो हर एक जो मैं आपको अगर आपने अभी तक मेरे पिछले पार्ट नहीं देखे तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है टेट के बैच बैठ चुके हैं, जिसकी जो फीस है वो मात्र और मात्र 499 है। आप इस नंबर पे बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7876145409। रिकॉर्डेड क्लासें इसमें रहने वाली है। हर सब्जेक्ट के, एवरी सब्जेक्ट का कोई भी एक सब्जेक्ट का एक टीचर जो है, आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर यहाँ पे मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही टीचर आपको सारा पढ़ा देगा। इसके बाद बात करता हूँ विश्व बैंक के उद्देश्य। विश्व बैंक का उद्देश्य है, विश्व बैंक का जो असल में अगर उद्देश्य की मैं बात करूं तो इनका उद्देश्य विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऋण देना। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक जो है जैसे भारत, हिमाचल प्रदेश यहाँ भी ऋण देता है। कहीं रोड बन रहे हैं तो बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भैया कर्जा दिया है, तो इस प्रकार जो है वर्ल्ड बैंक कर्जा देता रहता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा गया, विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये वॉशिंगटन डीसी में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नाबार्ड है एक। अगर मैं नाबार्ड की बात करता हूँ तो जो ये नाबार्ड है वो क्या है, तो नाबार्ड जो है वो एक वित्तीय संस्थान है, याद रखना है। नाबार्ड की फुल फॉर्म जो है वो टेट परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है किसकी फुल फॉर्म है, नाबार्ड की। और हिमाचल में भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि नाबार्ड की सहायता से चलाई जा रही है। इस नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, जितना मुझे आइडिया है 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के मुंबई में है, ये भी आपको याद रखना है। और नाबार्ड की सहायता से हिमाचल प्रदेश में भी एक योजना चलाई जा रही है, और आप ये 2009 से चली थी। उसका नाम है दूध गंगा योजना। 25 सितंबर 2009 को ये जारी हुई थी। नाबार्ड का पूरा नाम आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नासिक में कुंभ किस नदी के किनारे होता है। कुंभ का मेला होता है नासिक में, ये आपको याद रखना है। और ये जो होता है नासिक जो महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी के किनारे होता है। देखिए जो कुंभ का जो मेला है, इसको जो है वो जैसे इलाहाबाद का जो कुंभ का मेला है, ये 12 वर्ष के बाद एक ही स्थान पे जो है वो कुंभ का मेला लगता है। मान लो कि 4 साल के बाद ये बदलता रहता है, जैसे कि हरिद्वार, नासिक, आपका
इलाहाबाद, तो ऐसे जाता रहता है ये मेला। तो आपको याद रखना है कि जो अगर नासिक में होता है तो ये होता है गोदावरी नदी के पास, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद और हरिद्वार में होता है गंगा नदी के पास। और इसको जो है वो हर्षवर्धन जो एक शासक होते थे उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं कुछ बात करता हूँ जैसे कि गंगा गंगा जो है वो बहुत सारे, जैसे गंगा नदी किन किन शहरों के पास, तो हरिद्वार शहर गंगा नदी के पास आता है, इलाहाबाद शहर गंगा नदी के पास आता है, आपका अब अपना कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ तो ये बात याद रखना कि वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष के लिए मानव विकास का जो विवरण है वो जो SDI जिसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं, ये UNDP के द्वारा इसको जारी किया जाता है। टोटल देश इसमें 193 है। और दूसरी जो बात आपको इसमें याद रखनी कि भारत का जो रैंक है वो है 134। और पहली बार जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको 1990 में लॉन्च किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय साख नीति की घोषणा कौन करता है, हु डिक्लेयर्स द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो क्रेडिट पॉलिसी है इसको 1 अप्रैल 1935, अगर मैं RBI की जो क्रेडिट पॉलिसी है इसको तो भैया RBI के द्वारा क्या किया जाता है, जो है वो घोषणा इसकी करता है साख नीति की, भारतीय साख नीति की। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि RBI की स्थापना कब हुई, तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसका जो हेडक्वार्टर है RBI का वो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था जिसको हम राष्ट्रीयकरण बोलेंगे वो 1949 को हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना है। और भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वो है SBI, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, IRDA इरडा क्या है। अगर मैं IRDA की बात करता हूँ तो IRDA जो है वो क्या है, तो IRDA है जो है वो एक वैधानिक निकाय, मैं इसको बोल सकता हूँ IRD को, ईडा को। ईडा जो है वो, इसका जो पूरा नाम है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और ईडा का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत जो है ये वर्क करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश में मुद्रा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। अब मध्य प्रदेश में है मुद्रा संग्रहालय, जहाँ पे भैया करेंसी प्रिंट होती है, एक जगह नहीं है, बहुत जगह है। तो ये देवास में है मध्य प्रदेश के देवास में है मुद्रा संग्रहालय, जहाँ पे भैया नोटों की जो है प्रिंटिंग होती है। उसी प्रकार नासिक में भी है, महाराष्ट्र के नासिक में है, कर्नाटक के मैसूर में है, और वेस्ट बंगाल के सालमोनी में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगर मैं लॉर्ड डलहौजी की बात करता हूँ तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है वो किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। किस विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी, तो देखिए यहाँ से दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की गई थी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना तो 1922 में हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था, अगर लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल था 1948 से 1956, 1848 से 1856। तो लेकिन दिल्ली जो यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना तो 1922 में हुई थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसकी कहाँ से की, तो इसका राइट आंसर जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। अगर मैं लॉर्ड डलहौजी की बात करता हूँ तो लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो 1848 टू 1856 तक था। इसने क्या क्या किया था, परीक्षा में पूछा जाता है। पहली रेलवे लाइन जो मुंबई से ठाणे चलती है 34 किलोमीटर, वो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही बिछाई गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, जिसको हड़प नीति कहते हैं, ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही इसको लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके तहत ये बोला जाता था कि अगर किसी भी राजा के पास संतान नहीं है तो उसकी सारी जो नीति है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ चली जाएगी, हड़प दी जाएगी। और GT रोड का निर्माण फिर से एक बार शुरू करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी के समय ही PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा डैश द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई। आप आसानी से बता सकते हो, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने गैर कानूनी किया था सती प्रथा को 1829 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और अगर मैं बात करता हूँ, भारत के पहले गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर मैं बात करता हूँ 1833 में कलकत्ता में पहले मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना जो है हुई थी इनके टाइम। ठगी प्रथा को ख़त्म करने के लिए बहुत काम किया था इनके द्वारा। लॉर्ड रिपन ऑप्शन में दिया है, अगर मैं लॉर्ड रिपन की बात करता हूँ तो इनके द्वारा जो है अब पहली बार जो है नियमित रूप से जनगणना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। अगर बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तो टेट परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब कि 90% जो चांस है वो यहीं से रहते हैं। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बता देता हूँ।
पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी, WC बैनर्जी, और पहला अधिवेशन बम्बई में होता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 को ऑलेंड ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको कि AO ह्यूम के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा की जाती है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, तो अंग्रेजों के जो वॉइस रॉय थे भारत के उस समय, इनका नाम था डफरिन। क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। याद रखना क्या नाम था भैया, लॉर्ड डफरिन इस समय इनका नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, और ये बात सीधी आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो और यही क्वेश्चन सेम आया था, तो इनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार के अध्यक्ष रहे हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी 1924 में बेलगांव अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था, कौन से नंबर का था? 40वां अधिवेशन, 40वीं कॉन्फ्रेंस थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इसमें अध्यक्ष बने थे। पहली महिला अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। ये आयरलैंड से थी एनी बेसेंट, और ये 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। 1896 में पहली बार कांग्रेस के 12वें अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, यहाँ पे वंदे मातरम गाया गया। और 27वें अधिवेशन जो कि 1911 में हुआ था कांग्रेस का, इसमें जनगण मनगण राष्ट्रीय गान गाया गया था। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929। सारी की सारी चीज़ें याद रख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाएगी। पहली महिला अध्यक्ष तो थी एनी बेसेंट, लेकिन पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। इसके अलावा कराची अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था 1931 को, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कि स्काउट आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्काउट आंदोलन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लॉर्ड बाउडेन पावेल के द्वारा। लॉर्ड बाउडेन पावेल के द्वारा जो है स्काउट आंदोलन की स्थापना 1907 में। लेकिन भारत में जो है वो कब इसकी स्थापना हुई थी? तो भारत में 1909 के आसपास जो है स्काउट आंदोलन की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, INA के नायकों पर मुकदमा यहाँ पर हुआ था। देखिए, जो INA के जो नायक थे ना, उन पे जो इंडियन नेशनल आर्मी हम INA को बोल सकते हैं, इनके जो जितने भी सैनिक थे, इन पे जो मुकदमा हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कहाँ पे हुआ था भैया? लाल किले के आसपास इन पे जो है वो इन्होंने क्या किया था कि एक अपनी सेना चलाई थी, और इनकी सेना को ना 1942 में INA की सेना की स्थापना हुई थी। इसको आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता था। एक मोहन सिंह होते थे, कैप्टन मोहन सिंह, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई इस पार्टी की। और द ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी थी, ये भी बात आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जो भारत के और दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ, याद रखना है 1939 से 1945। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918। तो दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की तब अंग्रेज प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन बोल रहा है कि जब अंग्रेजों ने भारत में स्वतंत्रता प्राप्त की तो अंग्रेजों का जो प्रधानमंत्री था वो था क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी। दोनों बातें याद रखनी है। जब भारत आज़ाद हुआ तो अध्यक्ष थे JB कृपलानी, लेकिन जब भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की तो अंग्रेज जी प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा कर दी। उन्होंने क्या बोला कि भैया कि हम जून तक जो है वो भारत को छोड़ देंगे, कि भैया जो अगला जो जून आएगा उस तक हम भारत को छोड़ देंगे, उन्होंने ऐसा बोला। तो ये बहुत बड़ी इन्होंने जो है वो घोषणा की थी क्लेमेंट एटली ने। और ये बार बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आ रहा है कि क्लेमेंट एटली उस टाइम क्या थे जब भारत आज़ाद हुआ था, तो अंग्रेजी प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा ही भारत को आज़ाद करने की घोषणा की गई थी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आज पढ़े। अगर मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँ, अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ज़रूर हमारे बैच से जुड़े। 499 रुपये इसकी फ़ीस है। हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। LT का फ्रेश बैच हमारा बैठा है। TGT आर्ट्स का बैच हमारा बैठा हुआ, जिसमें रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, है ना, क्योंकि हर हर महादेव का नारा ही ऐसा है जो कि हमें टेट क्या कमीशन को भी पास करवा देगा। तो जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।